हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 7 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग रोज एक इम्पोर्टेंट कोट डिस्कस करते हैं, तो आज आपके सामने हमने एक शायरी लेकर आया है जो कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगा। तो आप देख सकते हो, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। सो जो भी जर्नी, जो भी टारगेट आपने सेट किया है एंड आपने उसका जो भी डेडलाइन दिया हो, उस डेडलाइन तक आपको अपनी मेहनत एंड अपना ताकत 199.9% लगाते रहनी है, सो दैट आपकी तरफ से कोई कमी ना आए। बाकी प्रकृति पर छोड़ दो, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है कि बाद में अफसोस ना हो कि ये नहीं किया तो अगर ऐसा हो जाता, ये किया तो ऐसा हो जाता। तो अपनी तरफ से 100% देते हुए जो फल है वो उन पर छोड़ दो, बाकी सब देख लिया जाएगा। ठीक है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, इसी कोट के साथ हम आज शुरुआत करते हैं अपने डेली आर्टिकल्स की। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वोमेन्स राइट इन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इश्यूज ऑब्जर्व किया है। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल नंबर 1 है वो आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। तो बेसिकली जो वोमेन की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वोमेन का जो अधिकार होता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में, उसमें कुछ इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किए हैं। पहली बात तो ये कि जो वोमेन को इनहेरिटेंस का अधिकार मिलता है प्रॉपर्टी में, एक तो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत मिलता है, और दूसरा डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये जो लॉज है इसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है, सो दैट वोमेन एम्पावरमेंट हो सके, क्योंकि इन लॉज में कुछ इश्यूज मौजूद है जो कहीं ना कहीं वोमेन को इक्वल इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं देते हैं। और देखेंगे हम क्या इसके अंतर्गत प्रोविजन है। एलोंग विद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सोशल एटीट्यूड में बदलाव जरूरी है, तभी जाके जो डॉरी की समस्या है, दहेज की समस्या है, वो खत्म होगी। आपको ये पता है कि अभी तो आपका डॉरी इलीगल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑपरेट होती रहती है, ये भी आपको पता होगा। एंड जो पेटिशनर है उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि एक मैंडेटरी प्री मैरिज कोर्स कपल्स के लिए लागू किए जाए, सो दैट ये जो कोर्स हो वार्न करे कपल्स को कि अगर आप डॉरी से रिलेटेड कुछ भी डिमांड करते हैं तो फिर आपको सजा हो सकती है, एलोंग विद अवेयरनेस क्रिएट किया जाए डॉरी के खिलाफ। ठीक है। एंड अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। पहली बात तो ये जो आपका एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली के प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वाले राइट है उसको गवर्न करता है। और यहां पर एक सिग्निफिकेंट चेंज आया था 2005 में, जब पहली बार जो हिंदू फीमेल हैं उनको एब्सोल्यूट ऑनर का अधिकार प्रॉपर्टी में दिया गया था। इससे पहले महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये हिस्टोरिक रिवॉल्यूशन हुआ कह सकते हो वुमेन के राइट को लेकर, जहां पर उनको भी जो है ऑनर प्रॉपर्टी का अधिकार मिला। लेकिन कुछ इश्यूज हैं सक्सेशन एक्ट में। क्या इश्यूज हैं? पहली बात तो ये कि अगर विडो का डेथ होता है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज को छोड़कर जो उनको उनके पेरेंट्स से मिली है, तो ये जो है उनके पेरेंट्स के पास नहीं जाएंगे। मेल के केस में क्या होता है, अगर कोई मेल डाई करता है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके पेरेंट्स में चले जाते हैं, लेकिन वोमेन के फील्ड में ऐसा नहीं है। अगर वो डेथ होती है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके पेरेंट्स के पास नहीं जाएंगे, लेकिन किसके पास जाएंगे? हर हस्बैंड्स पेरेंट्स और रिलेटिव्स। तो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अलोंग विथ व्हाट,
ये प्रेफरेंस देता है हस्बैंड के रिलेटिव को इन द सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए चाइल्डलेस विडो। तो ये यहाँ पर जो इश्यू आप देख रहे हो यही है जो वीक पॉइंट है इस एक्ट का। अलोंग विथ अगर कोई विडो अपनी प्रॉपर्टी सेल करती है विच हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड कोई दूसरा प्रॉपर्टी वो बाय करती है उस एक्वायर किए गए पैसे से, तो जो न्यूली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगा वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कैटेगराइज्ड नहीं होगी। तो ये आपका 3 इश्यूज इस सक्सेशन एक्ट में आपको देखने को मिला, ठीक है। एंड डॉरी की बात करें तो आपको पता है इसको दहेज कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, या फिर स्त्रीधनम साउथ इंडिया में इसको कहते हैं। और ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत डिफाइन किया गया है, याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। डॉरी आपका डिफाइंड है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत। क्या डेफिनेशन है? तो डॉरी के अंतर्गत कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो दी जाती हैं either directly or indirectly by one party या parents to other party in connection with the marriage, ये तो आप समझ ही गए होंगे। एंड एनसीआरबी डाटा के अनुसार, ये डाटा आपको याद रखना है, एनसीआरबी डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार देख सकते हो 6966 केसेस डॉरी डेथ के ये रिपोर्ट किए गए 2020 में एंड अराउंड 10,366 रिपोर्टेड केसेस डिस्पाइट जो कानून लाई गई है जो डॉरी को प्रोहिबिट करती है 1961 से ही। तो 1961 से अभी तक टोटल 10,366 रिपोर्टेड केसेस एंड आपका 2020 में आप देख सकते हो 6,966 केसेस ऑफ डॉरी डेथ। तो ये डाटा आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमने डॉरी से रिलेटेड डिस्कशन किया और क्या इश्यूज है इस सक्सेशन एक्ट में वो भी हमने देखा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नागा किलिंग्स पॉइंट टू आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पिटफॉल्स, यानी कि अभी जो कुछ दिनों में नागा किलिंग्स हुई थी आपने देखा जिसमें लगभग 23-24 जो सिविलियंस है उनकी जान चली गई थी। तो जो आफ्स्पा है जो बार बार चर्चा में रहता है, जो बार बार बोला जाता है कि इस आफ्स्पा को हटाओ बिकॉज ये एक्सेसिव पावर दे दिया जाता है आर्म्ड फोर्सेस को, तो इसके क्या प्लस माइनस है उसे हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आफ्स्पा के बेसिक के बारे में जान लेते हैं। और कंटेक्स्ट तो आपको पता ही है, रिसेंट किलिंग जो सिविलियंस का हुआ मोन डिस्ट्रिक्ट जो कि नागालैंड में है आर्मी ऑपरेशन के दौरान, तो फिर से आफ्स्पा जो है वो न्यूज में आ गई है। एंड सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है देख सकते हो, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, ठीक है। तो अगर आफ्स्पा के बेसिक की बात करें तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है आर्म्ड फोर्सेस को सो दैट जो डिस्टर्ब्ड एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल किया जा सके। एंड इस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत जो आर्म्ड फोर्सेस है वो फायर कर सकती है या फिर किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान देखना है, कैन फायर अपॉन और अरेस्ट एनीवन आफ्टर गिविंग वार्निंग, जो लॉ के अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं इन दैट डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है। एंड डिस्टर्ब्ड एरिया किसके द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है? तो जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से डिक्लेयर कर दी जा सकती है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। किसके द्वारा? गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा, एंड अगर यूटी है तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी के द्वारा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकती है। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ गवर्नर के द्वारा डिक्लेयर हुआ होता है नहीं, इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी भी एंड गवर्नर ऑफ स्टेट भी, ठीक है। एंड अभी कहां पर आपका आफ्स्पा मौजूद है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में, नागालैंड में, असम, मणिपुर एंड सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आफ्स्पा मौजूद है। एंड ये जो प्रोविजन है ये वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं, सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो इन प्रोविजंस को, इन पावर्स को चैलेंज करते हैं बिकॉज आप समझ सकते हो जो सेक्शन 6 है इस एक्ट का, ये लीगल इम्यूनिटी देता है पर्सन्स को जो एक्ट कर रहे हैं इस एक्ट के अनुसार, यानी कि जो आपके ऑफिसर सब है उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। एंड दूसरा जो है आपका
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट बिल्कुल सही, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं इन डिस्टर्ब एरियाज में, तो फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन देखने को मिल सकता है। एंड तीसरा, वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका वायलेशन है, मिसयूज ऑफ पावर है। एंड ये हाईलाइट भी किया गया था जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा एंड जस्टिस संतोष हैजे कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको आफ्स्पा के बारे में लिखना होगा तो इन कमेटी का नाम आप याद रख सकते हो, जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस संतोष हैजे कमेटी। इन सबों ने बेसिकली जो मिसयूज ऑफ पावर है इसको हाईलाइट किया भी गया था अंडर द आफ्स्पा। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3, 100 ईयर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो 100 ईयर्स हो चुके हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, कैसे 1921 में बना था, तो अब जो है आपका 2021 है, तो आपका 100 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ इसका क्या फंक्शंस है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ ध्यान लगाकर देखते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 3 है वो आप देख सकते हो, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। तो बेसिकली मार्किंग आउट द 100 ईयर्स ऑफ पीएसी, जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि वाइज, फेथफुल एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन हो, जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है सो दैट एवरी रुपी जो स्पेंड की जाती है वो सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स को लेकर आए। एंड अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी की, ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये याद रखना है कैसे, बिकॉज पहली बार ये 1921 में कंस्टिट्यूट की गई थी। एंड 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी हैं बेसिकली, जैसे एक हो गया आपका एस्टिमेट्स कमेटी, दूसरा हो गया कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और तीसरा है आपका पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी। तो इट इज वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी एंड ये पार्लियामेंट के द्वारा हर एक साल कंस्टिट्यूट किया जाता है सो दैट जो गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको स्क्रूटिनाइज किया जा सके। अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि जिसमें पैसे आए हैं बेसिकली पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद, तो वो कहाँ खर्चा किया गया है, इन सब का स्क्रूटिनाइज जो है ये पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी करती है। एंड इम्पोर्टेंट बात ये भी है, जो रिपोर्ट्स है सीएजी का उसको भी ये स्क्रूटिनाइज करता है। ठीक है, और सीएजी आपको ही पता है 3 रिपोर्ट पेश करता है। एंड अलोंग विथ व्हाट, ये जो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी है किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को कॉल अपॉन कर सकती है अगर नेग्लिजेंस का इश्यू देखने को मिला है, जिसके कारण आपका लॉस या फिर एक्स्ट्रावेजेंस जैसी इश्यू नजर आ रही है। एंड जो फंक्शंस है इस कमेटी का वो एक्सटेंड करती है बियॉन्ड द फॉर्मेलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर टू इट्स विजडम, फेथफुलनेस, इकोनॉमी एंड वो केसेस भी ये डील कर सकते हैं जहां पर लॉसेस का इश्यू है, नेगेटरी एक्सपेंडिचर की गई है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। अलोंग विथ ये इंपॉर्टेंट बात है, जो ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडी है उनके भी अकाउंट को ये एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट कंपनीज इनके परव्यू में नहीं आते हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, इट कैन आल्सो एग्जामिन अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। लेकिन जब हम बात करते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट कंपनीज की, तो ये भी आपका इस परव्यू में नहीं आता है, यानी कि इसका जो ऑडिटिंग है ये नहीं की जाएंगी इनके द्वारा, इनको एग्जामिन नहीं किया जाएगा। किनको? पब्लिक अंडरटेकिंग को एंड गवर्नमेंट कंपनीज को, डू नॉट कम अंडर इट्स परव्यू, बिकॉज पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए डेडिकेटेड कमेटी है, आपको ही पता है ना। एंड इसमें आपका 22 मेंबर्स है, 15 मेंबर्स लोकसभा से, 7 मेंबर्स राज्यसभा से। एंड जो स्पीकर है वो चेयरमैन इस कमेटी का जो भी होगा उसको अपॉइंट करेगा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। एंड कन्वेंशन के अनुसार ये याद रख सकते हो आपकी जो चेयरपर्सन है वो आपका अपोजिशन पार्टी से होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लेज डाटा इन पार्लियामेंट ऑन इंप्रूवमेंट्स इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जो डाटा भी पेश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, उन्होंने
या उस डाटा के अनुसार कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिला है। कैसे, तो हम इस डाटा के अनुसार जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 4 है, बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, mechanism, laws, institution, bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable section। तो आप देख सकते हो एजुकेशन के सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। जो लिटरेसी रेट है एसटीज के लिए वो इंप्रूव हुआ है। 2001 में आपका 47.1% था और ये 2011 में बढ़कर 59% हो गया है। एंड जून 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 70.1% हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2001 में आपका अप्रोक्स 47% और 2020 में अप्रोक्स 70%, तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है एक प्रकार से। एंड हेल्थ के सेक्टर में देख सकते हो तो जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं और वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं देख पाते हैं तो उनको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 62.1% टू 44.4%। हालांकि अभी भी कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 44.4 एंड आपको पता है ना ये 1000 में मेजर किए जाते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या फिर आपका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है ना। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इसमें भी आपका डिक्लाइन देखने को मिला है। 95.7 2005-06 में था और ये घटकर आपका 57.2 हुआ है। लेकिन अभी भी काफी ज्यादा आंकड़े हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 17.7% जो 2005-06 में थी, और 2015-16 में आप देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आपका 68% हो गई है। ठीक है, यानी कि 100 वोमेन में 68 वोमेन ऐसी हैं जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रेफर करती हैं। एंड अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देख सकते हो जो परसेंटेज है एसटी पॉपुलेशन का विच इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया वो डिक्लाइन किया है। 2004-05 में ये परसेंटेज 62.3% था एंड 2011-12 में ये आपका 45.3% हुआ है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसका मतलब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सुधर रहे हैं। बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरने का एक इंडिकेटर यही है कि जो आपका पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे पर्सन है उसके परसेंटेज में कहीं ना कहीं गिरावट आए, और वो गिरावट आ रही है। अब स्टेप क्या ली गई है गवर्नमेंट की तरफ से टू प्रमोट द ट्राइबल वेलफेयर। तो पहली बात तो ये कि स्पेशल सेंटर असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम ये चलाई जाती हैं फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू एजुकेशन हेल्थ। एंड दूसरा ग्रांट दी जाती है आर्टिकल 275 सब क्लाउज 1 के तहत, और इसके तहत जो एसटीज के वेलफेयर है उसको प्रमोट किया जाता है। एंड वी हैव द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, और इसके तहत क्वालिटी एजुकेशन इन्हें देने की बात की जाती है। एंड अलोंग विथ वी हैव द मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कैसे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनके प्रोड्यूस पर प्रोवाइड की जाती है। एंड वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन and along with support to national या state scheduled tribe finance and development corporation। तो जो भी आपके state scheduled tribe finance हैं development corporations हैं उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। एंड ट्राइबल्स की बात करें तो देख सकते हो आप 1991 के सेंसस के अनुसार जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो आपका 67.76 मिलियन थे जो 8.08% कंट्री के टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 8.08% ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन कौन, आपका ये ट्राइबल। ठीक है, एंड इसमें से जो 1.32 मिलियन यानी कि 1.95% प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीटीजी से बिलोंग करते हैं। और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में क्या होते हैं कि बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब में उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हिस्सा जो और ज्यादा एज कंपैरिजन पीछे हैं। एंड एसटी जो है यानी कि जो पॉपुलेशन है एसटीज की वो सारे स्टेट्स में इनहेबिट करते हैं, लेकिन कहाँ पर एसटी के पॉपुलेशन नहीं मिलते। हरियाणा में आपको एसटी के पॉपुलेशन नहीं मिलेंगे, पंजाब में नहीं मिलेंगे, चंडीगढ़ में नहीं, दिल्ली में नहीं, पुडुचेरी में नहीं। तो ये बात अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एसटी इनहेबिट ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट। तो ये जो आपका 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट है, ये अभी इंडिया के द्वारा होस्ट की गई है। और अभी आपको भी पता है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भारत के दौरे पे आए भी हैं। एंड क्या आउटकम्स निकल कर आ रहा है, इसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आउटकम पर फोकस करना जरूरी है। एंड अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जो आपका सिलेबस है देख सकते हो, बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो ये है आपका। ठीक है, तो ये जो आपका समिट है ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया, और इसका बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इंडो रशियन रिलेशनशिप है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, साथ ही साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोनों देश के बीच और ज्यादा मजबूत एंड स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, एंड जो फर्स्ट मीटिंग है 2+2 डायलॉग ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर, 2+2 मतलब समझते हैं इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर और जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर। तो जो फर्स्ट मीटिंग है 2+2 डायलॉग ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर का, ये आपका हुआ है ऑन दिस साइड लाइन। एंड इंटर गवर्नमेंटल कमीशन पर भी मीटिंग हुई है। ये जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है ये बेसिकली मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन के मैटर को देखती है। एंड ये जो ईयर 2021 है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, 50 साल ऑफ द 1971 जो ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन साइन हुई थी। आपको पता है ना 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी, है ना। एंड 2021 जो है इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के 50 साल हो चुके हैं। एंड ऑल्सो 2 डिकेड ऑफ द स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एंड क्या किया आउटकम है, तो पहली बात तो ये कि $30 बिलियन का जो ट्रेड है दोनों देश के बीच में हो, इसका टारगेट रखा गया है। बेसिकली एक इश्यू आप समझ रहे होगे, आपको याद भी रखना चाहिए कि जो ट्रेड है, डिस्पाइट रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, लेकिन ट्रेड जो है वो आपका एट पार नहीं है। अगर हम बात करें चाइना और रशिया, चाइना और यूएसए के साथ, है ना। चाइना के साथ हमारा ट्रेड कितना होता है, $77 बिलियन का। रशिया के साथ ओवरऑल $20 बिलियन के आसपास होता है ना। तो बहुत ही पीछे हैं अगर हम ट्रेड के बारे में बात करें। तो इस आउटकम के तहत ये बात बोली गई है कि जो आपका ट्रेड है वो $30 बिलियन तक के वैल्यूएशन का हो, एंड $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बाय 2025 हो सके। एंड एग्रीमेंट साइन की गई है मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के लिए फॉर द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि 2021 से 2031। एंड जो कंट्रीज है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है कि वो 6 लाख AK-203 राइफल का मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना। एंड 28 एग्रीमेंट्स भी साइन हुई है, डिफेंस से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, फाइनेंस, पावर, कल्चर सबसे रिलेटेड। तो ये सब देख सकते हो कि इंडिया रशिया के बीच जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने के लिए अब जाके एग्रीमेंट एंड एक्शन लिए जा रहे हैं। एंड अगर हम बात करें इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशंस के बारे में, तो 2019 में जो बायलैटरल ट्रेड था दोनों देशों के बीच, वो $7.5 बिलियन था, और मेजरली आपका डिफेंस के साथ आपका ट्रेड होता था। कहने का मतलब ये है कि बायलैटरल ट्रेड आप देख सकते हो कितना कम है, $7.5 बिलियन, और उसमें से भी जो ट्रेड होता था वो किसके द्वारा डोमिनेटेड था, डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट। सो ट्रेड इसीलिए तो बढ़ाने की जरूरत है। डिफेंस कॉपरेशन के फील्ड में देख सकते हो आप, ज्वाइंट प्रोडक्शन ब्रह्मोस का होता ही है, अलोंग विथ सप्लाई ऑफ मेजर डिफेंस इक्विपमेंट जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, ये काफी ज्यादा न्यूज में है, INS विक्रमादित्य। तो डिफेंस कॉपरेशन में भले ही हम कह सकते हैं कि इंडिया रशिया का रिलेशन अच्छा है, लेकिन ट्रेड की बात करो, इन्वेस्टमेंट की बात करो, तो इन सब क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो फोकस है और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल। ये पार्लियामेंट में टेबल करी गई हैं, रखी गई हैं।
तो सिलेबस को हम देखेंगे सबसे पहले। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 6 है, आर्टिकल नंबर 6 आप देख सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइज आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका बिल लाया गया है, इससे पहले ऑर्डिनेंस था ये, है ना। तो ये जो ऑर्डिनेंस जो सितंबर 2021 में प्रोमulgate किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी को रिप्लेस करने के लिए ये जो बिल है लाया गया है, और एक बार पास हो जाने के बाद ये बिल एक्ट बन जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम क्रोनोलॉजी इस बिल की जाने, तो ये जो आपका एनडीपीएस एक्ट है, ये वैसे तो 2014 में अमेंड किया गया था, और इसके तहत जो अमेंडमेंट हुई थी वो ये थी कि जो इलिसिट एक्टिविटीज का डेफिनेशन है उसमें बदलाव किया गया था। अब ये बदलाव क्यों किया गया था? सो दैट जो आपका नारकोटिक ड्रग्स है, आपको भी पता है ये लीगल एंड इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज हो सकते हैं। लीगल कहने का मतलब ये है कि मेडिकल सेक्टर, रिसर्च फील्ड, इन सब में यूज हो सकते हैं। तो जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उनका इजी एक्सेस हो सके मेडिकल नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, इसीलिए इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई थी। एंड जून 2021 में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने पाया कि जो सेक्शन 27 है इस एनडीपीएस 1985 एक्ट का, जिसके तहत पनिशमेंट की बात करती है अगर इलिसिट ट्रैफिक फाइनेंस किया जाता है या फिर ऑफेंडर्स हैविंग सम ओमिशन, कहने का मतलब ये है कि जो अगर ऑफेंडर्स को हार्बर करता है, उसको छुपाता है, तो उसके लिए भी आपका पनिशमेंट की बात की जाती है। तो क्या की प्रोविजन है इस एक्ट का? तो ये जो एक्ट है वो सर्टेन ऑपरेशंस को रेगुलेट करते हैं। क्या सर्टेन ऑपरेशन? जैसे मैन्युफैक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, कंजम्पशन है रिलेटेड टू द नारकोटिक ड्रग्स, तो ये उसको रेगुलेट करती है, एज वेल एज साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। एंड भी आपको पता होगा वैसे इलिसिट एक्टिविटीज जिसको फाइनेंस अगर किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर कैनबिस कल्टीवेट करने के लिए या फिर उस व्यक्ति को हार्बर करने के लिए, जो इन सब एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, तो वो भी आपका ऑफेंस है। ठीक है, एंड वैसे व्यक्ति जो गिल्टी पाए जाएंगे उसको पनिश किया जाएगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के साथ एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए, और इसको बढ़ाकर 20 ईयर्स तक किया जा सकता है। एंड फाइन भी लगेगा एटलीस्ट 1 लाख रुपीज का। और ये जो न्यू प्रोविजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है इस एक्ट का फ्रॉम मई 1, 2014। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस डेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक्ट पास हो जाएगा, अमेंडमेंट ये जो बिल है ये पास हो जाएगी, तो ऐसे तो होनी चाहिए कि जिस दिन से पास होगी उस दिन से ये प्रोविजन लागू होगी। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि मई 1, 2014 से इनके प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो क्रिमिनल लॉज है वो रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट कर सकते हैं सिटीजन के अंडर आर्टिकल 21। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल दीज 6 आर्टिकल्स डिस्कस किया। एंड आज बात कर लेते हैं कुछ प्लेसेस इन न्यूज। पहली बात तो माउंट सेमुरू के बारे में। तो जो माउंट सेमुरू है ये जावन आइसलैंड जो इंडोनेशिया का है, वहाँ पर हाईएस्ट वोल्केनो वाला रीजन है, और अभी फिर से ये इरप्ट हुआ है हाल में। एंड जो सेमुरू है इसको महामेरू भी कहते हैं, यानी कि ग्रेट माउंटेन, और ये लोकेटेड है आपका ब्रह्मो टेनेगर सेमरू अर्जुनो, जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर ये लोकेटेड है। एंड देख सकते हो ये जो वोल्केनो इन रीजन में होता है, क्यों होता है? बिकॉज ये जो रीजन है इंडोनेशिया का रीजन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अलोंग लाई करता है, और आपको ही पता है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो आपका एक्टिव वोल्केनिक रीजन है, बिकॉज यहाँ पर जो पैसिफिक प्लेट है एंड जो अदर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है वो आपका सबड्यूड होते रहते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर वोल्केनिज्म आते रहता है। ठीक है, तो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये 40,000 किलोमीटर आर्क ऑफ वोल्केनोज एंड ओशियनिक ट्रेंचेज हैं, एंड ये पैसिफिक ओशियन को इनसर्कल करते हैं। जो दूसरा प्लेस इन लोकेशन न्यूज वाला है वो है कजू वैली बर्ड सेंचुरी, जो विलुपुरम तमिलनाडु में है। तो बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने
5151.60 हेक्टेयर ऑफ दिस कजुअली वेटलैंड, उसको कजुअली बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बर्ड सेंचुरी किसके द्वारा जनरली डिक्लेयर की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये याद रखना है। और ये 16th बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु का। और ये जो डिक्लेयर किया गया है आपको पता होगा सेक्शन 18 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एंड ये जो कजुवल्लू है ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर वेटलैंड है साउथ इंडिया का, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफुल कंग्रेशन साइट्स तमिलनाडु में। एंड जो आपके सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी पाथवे है बर्ड्स का, उसका ये हिस्सा भी है। और इसको रैप्टोर रूस्टिंग साइट भी कहते हैं फॉर स्पीसीज लाइक द ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, ग्रेट स्पॉटेड ईगल, रेड नेक्ड फाल्कोन। तो याद रखना है आपको, ग्रेट स्पॉटेड ईगल, रेड नेक्ड फाल्कोन, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, ये सब आपके बेसिकली बर्ड स्पीसीज है। एंड जो आपका ग्रे टेल्ड टैटलर है जो कि माइग्रेटरी वेडर है, इसको रिकॉर्ड किया गया है सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। एंड पुलिकेट ब्रेकिश वाटर जो हमारा लेक है साउथ इंडिया में यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ग्रे टेल्ड टैटलर ये आपका रेयर माइग्रेटरी वेडर है और इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एंड पुलिकट लेक में ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। एंड बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका में अभी टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिला है। और टोटल सोलर इक्लिप्स का मतलब आपको भी पता है, जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और सन के लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, तो वो है आपका टोटल सोलर इक्लिप्स। एंड अंटार्कटिका जो है आपका सदर मोस्ट एंड ओनली कंटिनेंट है जहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, आपको भी पता है। एंड वहाँ पर लीचेन, मॉसेस, टेरेस्ट्रियल एल्गी, ये सब आपका वेजिटेशन स्पीसीज ग्रो करते हैं, जिसमें क्रिल है, लेपोर्डशील है एंड पेंगुइन्स, ये मेन एनिमल्स है, ठीक है। एंड फिर आप देख सकते हो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के तहत इंडिया ने 3 परमानेंट रिसर्च बेस वहां पर बना रखे हैं अंटार्कटिका में। एक तो आपका दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री एंड भारती है। एंड जो अभी फिलहाल मैत्री और भारती ऑपरेशनल है, ठीक है। तो 3 जो आपका परमानेंट रिसर्च बेसिस दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, जिसमें अभी मैत्री और भारती ही ऑपरेशनल है। तो ये अंटार्कटिका का लोकेशन आपका साउथ पोल में, ठीक है। और आपको पता है पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। और सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।